students and welcome to Griffin Educare. Today we are going to start out a new chapter that is environmental management. इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो ज़्यादा डिटेल में थी. हम अभी ओवरव्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. इकोसिस्टम और रिव्यू. इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक. व्हाट इज बायोटिक? मतलब लिविंग. अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होते हैं. एंड द इंटरेक्शंस विथ ईच अदर, मतलब जो लिविंग है और नॉन लिविंग है. जैसे हम अब नाउ आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द मोबाइल, फ्रॉम द लैपटॉप. तो आई एम अ लिविंग पर्सन एंड द लैपटॉप मोबाइल इज अ नॉन लिविंग, सो द इंटरेक्शन इज हैपनिंग. ठीक है, तो ऐसे बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों की इंटरेक्शन से ही इकोसिस्टम क्या होता है, फॉर्म होता है. ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम. हर एक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में. प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर वो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही हमको खाना मिल रहा है और तो ही हम बाकी की चीज़ें कर पा रहे हैं, राइट. एनर्जी हमें मिल रही है. Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horses, camels, etc. feeding upon producers is also important. अब producers ने खाना तो प्रोड्यूस कर दिया, फिर ये प्रोड्यूसर्स जो मतलब प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स वगैरह है, उन्होंने खाना प्रोड्यूस कर लिया, उसको खाएगा कौन? हर्बीवोर्स खाएंगे. ठीक है, हर्बीवोर्स के बाद में कौन खाएगा? कार्निवोर्स एंड ऑल. हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स भी कह सकते हैं, राइट. Predators like lion and tiger which prevent over pollution of herbivores are equally important. अगर क्या हुआ कि ये कार्निवोर्स हमारे पास में नहीं हो और सिर्फ हर्बीवोर्स है और प्रोड्यूसर्स है, तो जो हर्बीवोर्स है उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी संख्या बढ़ती जाएंगी और उनकी अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जा सकती है. जैसे ह्यूमंस की अगर ओवर पॉपुलेशन हो गई तो हमें पता है क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. अगर एक क्रैब की बहुत ओवर पॉपुलेशन होगी तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. कोई भी हर्बीवोर यू कैन टेक, गोट ले लीजिए, काऊ ले लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ओवर संख्या होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं. इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्टी. नाउ यू डे फिल्टी मतलब डर्टी प्लेसेस पे जो होता है, मतलब कचरे में, मड के पास में, ऐसे प्लेसेस पे जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं. टर्माइट्स, इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन डंक आर रियली यूजफुल. मतलब उनका भी कुछ काम है कि नहीं, उनका भी कुछ हमें काम पड़ता है कि सिर्फ वो ऐसी है धरती पे बोझ, तो वो धरती पे बोझ नहीं है, वो भी काम करते हैं. वो जो फिल्टी प्लेसेस पे या यहाँ वहाँ गंदे गंदे जगह पे रहते हैं, वो उनका वो खाना ही होता है, उनका वही खाना होता है और वो उसमें फीड करती है. इसी वजह से वो कुछ चीज़ें क्लीन रहती है. हाउएवर दोज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी. वो जो भी डर्टी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट. वो क्या करते हैं, जो गंदा वंदा उनका तो वो खाना ही है, तो वो खाना खा लेते हैं और वो खाना खा रहे हैं तो वो क्या प्लेस जो है वो क्या हो रही है, क्लीन हो रही है. हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है. इट मीन्स दैट आर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस. मतलब हमारा एग्जिस्टेंस ही उन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. हेंस वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर्स. इसीलिए हमें इन फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा. नाउ लेट्स हैव हमारे पास में क्वेश्चन है, थिंक करके. इफ फॉलन फॉइलेज इन फॉरेस्ट, डेड ट्रीज एंड कार केसेज इन एंड अराउंड विलेजेस हैड नॉट बीन डिकम्पोज्ड फॉर ईयर्स. फॉइलेज मतलब क्या होते हैं, लीव्स वगैरह, पुराने लीव्स जो नीचे गिर जाते हैं ना, फॉलन लीव्स. वो अगर लीव्स वगैरह हो फॉरेस्ट में, डेड ट्रीज, कार केसेज, ये सारी चीज़ें अगर हो और ये किसी ने क्लीन ही नहीं की, फॉरेस्ट में वैसे की वैसे ही रहने दी, तो क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस भुगतने पड़ेंगे. तो डिसएडवांटेज सच एज लेस लैंड, हमारे पास में बहुत कम ज़मीन रह जाएंगी. ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा कम ज़मीन रह जाएंगी. दूसरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आएंगी, ख़राब बदबू आ जाएंगी. और तीसरा, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस स्प्रेड हो गए, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पे डिजीज़ेस हमें मिलेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. नाउ आगे हमारे पास में डिस्कस करके जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब वन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मीनिंग है वन लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो दूसरे पे फीड करता है और इससे एक एक फीड, अगर एक इस पे फीड करे, एक इस पे फीड करे, ऐसे कर करके क्या होता है, सब एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट है. ये यहाँ पे हमें प्रूफ करने को मिलता है. व्हाट नाउ द क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर डिफरेंट
विच आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। तो कौन से ट्रॉफिक लेवल है हमारे फूड चेन में, फूड चेन में। एंड व्हाट इज़ एन एनर्जी पिरामिड। तो पहले ये दोनों ही क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं वो एक साथ में देना चाहूँगी। देखिए मैं एनर्जी पिरामिड ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज एनर्जी पिरामिड। यहाँ पे है सबसे मेरा पहला, दैट इज एपेक्स, मतलब सबसे हाईएस्ट, ठीक है। देन है मेरे पास में मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है मेरे पास में प्राइमरी कंज्यूमर, फिर है मेरे पास में प्रोड्यूसर। तो ये क्या है मेरे पास में, ये जो है ना एपेक्स, सेकेंड कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये है ट्रॉफिक लेवल्स। ये है क्या, ये ट्रॉफिक लेवल्स है फूड चेन में। और ये इसको अगर हमने ट्रायंगल के रूप में अरेंज किया सो दैट वुड बी आर एनर्जी पिरामिड। इसको हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं। और सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन। जैसे प्रोड्यूसर ने, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट बनाया, तो जो प्राइमरी खाएगा तो प्राइमरी तो सिर्फ 70% ही खाएगा। फिर जो प्राइमरी उसने कुछ, जो प्राइमरी ने 70% खाया है इस 80% का, तो उसमें से कुछ खुद के लिए उसने यूज़ किया होगा प्राइमरी ने, और फिर बाद में इस प्राइमरी को अगर सेकेंडरी ने खा लिया तो सिर्फ 60% सेकेंड कंज्यूमर को मिलेगा। एंड फाइनली एपेक्स के पास में सिर्फ 50% पहुँचेगा। तो पहले प्रोड्यूसर के पास था 80%, लेकिन जब तक वो एपेक्स के पास पहुँचा वो 50% एनर्जी वैसे ही चली गई थी। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें एक ट्रॉफिक लेवल टू दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाते वक्त सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ओके आगे देखते हैं। लेट्स थिंक करके हमारे पास में अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन ट्री फीड अपॉन द फिशेज इन नियर बाय पॉन्ड, वेदर दिस बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ द ट्री एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम। येस, वो अब ट्रीज़ को भी देखो, ट्रीज़ को भी वो खा रही है, ट्रीज़ का भी कुछ फल वल जो होता है वो खा रही है, और उसके साथ ही वो फिश पे भी फीड कर रही है। तो इसीलिए ये दोनों इकोसिस्टम में आती है, ये ट्री के इकोसिस्टम में भी आती है और पॉन्ड के इकोसिस्टम में भी आती है। फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस एंड डिस्प्ले द कंप्लीटेड चार्ज इन द क्लासरूम। तो ये बस हमें अभी कंप्लीट करना है चार्ट को, और फिर बाकी का आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशली फॉर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हियर। ठीक है, तो फिल करते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम है, बायोटिक कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आएगा अबायोटिक था, वहाँ पे यहाँ पे आएगा बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स सॉरी। ठीक है, अब बायोटिक का ही पहले भर देते हैं, बाकी का फिर एक एक करके थोड़ा करके हम आगे जाएंगे। बायोटिक में आता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक के बाद में हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल आता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले प्रोड्यूसर, और वहाँ पे आएंगे प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। फिर बाद में हमारे पास में यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक्स में हमारे पास में एनिमल्स और डिकम्पोजर्स। तो ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पे हमें कंज्यूमर्स चाहिए था, यहाँ पे कंज्यूमर्स लिखने चाहिए था, और यहाँ पे एनिमल्स आना चाहिए था। ये थोड़ा गलत कर दिया टेक्स्ट बुक ने। यहाँ पे डिकम्पोजर्स तो कोई भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आएगा हमारे पास में एनिमल्स में हमारे पास में आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स ऑलरेडी गिवन टू यू। तो ये तो हो गया हमारा बायोटिक का। अभी अबायोटिक में देख लेते हैं। अबायोटिक में आगे फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, केमिकल के हमें लिखने हैं। तो केमिकल के तो कितने सारे आते हैं, ठीक है, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड मेनी मोर। अब यहाँ पे हमारे पास में है केमिकल में हमारे पास में आते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक दिया है, ऑर्गेनिक हमें लिखना है।
एंड बाकी की सारी चीज़ें गिवन है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, और हमारे पास में ऑर्गेनिक में आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो योर दिस इज सेव्ड। ठीक है, इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल। पैडी मतलब जो राइस की फील्ड होती है ना, इनको ही हम पैडी फील्ड कहते हैं। ठीक है, राइस की फील्ड मतलब इज नथिंग बट अ पैडी फील्ड। ओके, paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed upon the grasshoppers, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food, frogs. However, if frog population declines all of a sudden, एक ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास में है पैडी फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेरे पास में है पैडी फील्ड। इस पैडी फील्ड को कौन खा रहा है? इस पैडी फील्ड को खा रहे हैं ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स को खा रहे हैं फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स को खा रहे हैं स्नेक्स, और स्नेक्स डिकम्पोज होके फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खा लेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़, यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल हो रही है। नाउ वी हैव टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड ओवर हियर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाए, मतलब फ्रॉग का पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो पैडी क्रॉप पे क्या अफेक्ट होगा? पैडी क्रॉप जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि ग्रास हॉपर्स की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ जाएगी। करेक्ट, अगर ग्रास हॉपर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फिर पैडी फील्ड्स में ज़्यादा खतरा आ जाता है, और पैडी फील्ड्स डिक्लाइन हो जाती है और ग्रास हॉपर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल डिक्रीज। अब कौन से कंज्यूमर्स कम होंगे और कौन से बढ़ेंगे? तो ग्रास हॉपर्स, देखिए यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, ग्रास हॉपर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेंगी, और जो स्नेक्स की है वो डिक्रीज़ होंगी। स्नेक्स की क्यों डिक्रीज़ होंगी? क्योंकि उनका फेवरेट खाना फ्रॉग वो ही नहीं है ना, अगर उनको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा तो वो मरते जाएंगे, इसलिए उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होंगी, और पैडी फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज़ होते जाएगा, संख्या कम होते जाएंगे उस क्रॉप की। व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम? द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम विल बी दैट इट विल बी डिस्टर्ब्ड, पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब क्या? एनवायरमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड्स यू, सब जो आपके आसपास है, एवरीथिंग इज विच इज अराउंड यू, दैट इज अबायोटिक एंड बायोटिक। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट? एनवायरमेंट में क्या क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक, उसके सिवा कुछ है? कुछ नहीं है, बस वही है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो पहले फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनवायरमेंट। दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। In short, environment is the condition in the surrounding. Environment is nothing but it is a condition in surrounding. It includes many biotic, मतलब living organisms को involve करता है, abiotic things को involve करता है, natural and artificial. There are two main types of environment. दो important types of environment है, ठीक है? One is natural environment, एक naturally available जो environment होता है वो, and second is artificial environment, which is not naturally available. Okay, तो this is that. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। Natural environment consists air, atmosphere, water, land, living organisms, etc. Continuous interactions occur between biotic and abiotic factors. एक continuous interactions होती रहती है living और non-living organisms में. Their interactions are very important. उनकी interactions जो होते हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं for not only in viewpoint with the nature but with the environment also. Artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. तो directly और indirectly natural environment को वो affect कर रहा है. Basically एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, पहला है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। अब यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एनवायरमेंट की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? एनवायरमेंट की डेफिनेशन याद रखना। फिर बाद में हमारे पास में है कि एनवायरमेंट के दो टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और फिर बाद में इकोलॉजी की डेफिनेशन। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन याद रखना कि व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज अ बेसिक
यूनिट जो हम इकोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं. एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मिनी इकोसिस्टम. एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं. वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस. हमने पहले भी कुछ क्लासेस में देखे थे ये इकोसिस्टम्स. अ स्मॉल पॉन्ड इन एन इकोसिस्टम वेर एज द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम. एक छोटा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फिश रहते हैं. तो ये तो सबसे छोटा हो गया पॉन्ड. पॉन्ड तो कितना छोटा होता है ना, तो वो तो हो गया एक छोटा इकोसिस्टम, वेर एज अर्थ एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम है हमारा. ओके. In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem. और उनकी interactions क्या होते हैं, ये collectively constitute करते हैं, मतलब collectively ये क्या बनाते हैं, ecosystem बनाते हैं. ठीक है. Now नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस. कौन से साइकिल्स एनवायरमेंट में ऑपरेटेड होते हैं. बायोजियोकेमिकल साइकिल जो हमने पहले भी देखा था, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा. ठीक है. एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा. ये सारे क्या है, साइकिल्स के नाम है. एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन्ड ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम. तो कुछ फूड चेन्स की वजह से भी एनवायरमेंटल बैलेंस हम रख सकते हैं. ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर नेचर नहीं हो तो. हेंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. तो ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकते अगर नेचर नहीं है, तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेचर को क्या करें, प्रोटेक्ट करें. इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस प्लैनेट ऑन लीज. लीज मतलब भाड़े पे लिया है हमने हमारे फ्यूचर जनरेशन से, एंड नॉट एज एन एंसेस्टरी प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. इट्स नॉट इवन आवर एंसेस्टरी प्रॉपर्टीज. हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. तो इट शुड नॉट ओनली प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो, बट till then we are alive, we should also be having it. ओके. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरमेंट, हाउ. कौन से फैक्टर्स एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं. तो डिजास्टर्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. ओके. नॉट ओनली डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, pollution, flood, etc. Pollution is not a disaster, sorry, but pollution is a factor which can affect the environment. Urbanization is again a factor. Industrialization, ये सारे क्या है, फैक्टर्स है जो एनवायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. अगर कंज्यूमर्स बढ़ते गए तो फूड कम होते जाएगा. जितने कंज्यूमर्स बढ़ेंगे उतने फूड कम होंगे. लेस फूड ग्रेजुअली कंज्यूमर्स विल बिकम लेस. तो जैसे जैसे कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फूड की क्या हो रही है, फूड कम होते जा रहा है. और जैसे जैसे फूड कम होगा ना, कंज्यूमर्स की अपने आप वैल्यू कम होगी, क्योंकि खाना नहीं होगा तो बहुत लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा. राइट. Now, what will be the effect of what will be the effect of industry established on river bank of river ecosystem. एयर पोल्यूशन होगा, फिशेज, वहाँ पे के जो फिशेज वगैरह हैं वो मरेंगे, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. when some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment. मतलब कुछ नेचुरल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ये तो नेचुरल डिजास्टर्स है. राइट. तो सब नेचुरल फैक्टर्स लेके और कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है, एक एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो सकता है बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. ओके. अब यहाँ पे हमारे पास में एक कोट दिया गया है महात्मा गांधी जी की तरफ से. द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट हिज ग्रीड. तो सबके ज़रूरतें हम पूरी कर सकती है, लेकिन सबके मन भर नहीं सकते हम. राइट. फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट हो रहे हैं. नेचुरल फैक्टर्स में आ सकता है अर्थक्वेक, वोल्केनो. आप भी थोड़ा सोचिए हमारे साथ में. इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन, फ्लड. अब ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बाकी के आप खुद और ढूंढो, मुझे कमेंट बॉक्स में और बताओ. डिफॉरेस्टेशन तो दिया गया है, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये तो एक मैनमेड है ना, हमारे वजह से हो रहा है ये. और फिर पोल्यूशन. ठीक है, तो ये भी मैनमेड है. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स. नेचुरल और मैनमेड में हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है. एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू द At present, many environmental problems have been arising due to effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those main factors. तो देखिए जनरली क्या
ओके तो अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है आजकल, हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल, अलग अलग नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो अर्थ पे हो रही है उसके वजह से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, पहले तो आर्टिफिशियल भी, ठीक है, आर्टिफिशियल कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम झाड़े वाड़े डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसके वजह से, एंड और बहुत ज़्यादा अदर रीजंस है। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। कुछ भी वाटर का अगर कंटेमिनेशन हो जाए तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल का अगर कंटेमिनेशन होता है सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, एयर का अगर कंटेमिनेशन होता है तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो अगर जनरली इफ देयर इज एनी कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल देन इट्स अ pollution. Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural activities or human activities called as human pollution. That is direct changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living beings in environmental pollution. तो मतलब ये जो चीज़ें हैं जो मतलब that could be, ये pollution एक तो artificial means से हो रहा हो या तो natural means से हो रहा हो या तो directly indirectly by the air, water, ये सारी चीज़ों से हो रहा हो, तो ये कुछ भी हो, लेकिन जो असर है वो हम पे ही पड़ने वाला है, लिविंग पीपल पे ही पड़ने वाला है। ओके various reasons like pollution, explosion, fast industrialization and indiscriminate uses of natural resources, deforestation मतलब झाड़ों को काट देना, और indiscriminate use मतलब कैसे भी natural resources को use करना, unplanned urbanization मतलब कैसे भी कहाँ पर भी buildings लगा देना, कहीं पर भी कुछ भी कर देना, ये सारी चीज़ें are responsible for environmental pollution. These are some of the factors which are responsible for environmental pollution. Okay, now which are the types of pollution? कौन से types of pollution है? तो पहले you can take it as air pollution, water pollution, soil pollution, ये तो बहुत कॉमन pollution है, राइट, सबको ही पता है, बताओ, noise pollution है ना। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन? नेचुरल पोल्यूशन जो विच इज़ मेड बाय द नेचर, एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन मतलब विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस। ओके, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे कि ऐसे कौन सा पोल्यूशन है जो नेचर ने किया है, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब अगर ह्यूमंस ने सॉइल पोल्यूशन किया है अगर, तो वो आर्टिफिशियल में आएगा। ह्यूमंस ने सॉइल पोल्यूशन कैसे किया, उसमें फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, ख़राब कर दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, उसके अलावा प्लास्टिक और बहुत ज़्यादा कचरा डाल दिया है सॉइल में, दैट इज़ आर्टिफिशियल पोल्यूशन मेड बाय ह्यूमंस। लेकिन सॉइल पोल्यूशन बाय नेचर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं तो अपने साथ मिनरल्स वगैरह वगैरह सारे सब डिस्ट्रॉय करके, डैमेज करके चले जाते हैं, और उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट और इतना सा कंसेप्ट नहीं कि वो जल्दी हो जाए। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक दैट ऑफ एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट पोल्यूशन अकर अराउंड अस। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है जो हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज is on existence of all the living organisms. Ultimate adverse effect of all these is an existence of all the living organisms, and out of this environmental conservation has become the need of an hour. तो ये सारे जो पोल्यूशन है, इतने सारे पोल्यूशन आजकल के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से एक environmental conservation हमारे दिल में जागती है। We have studied the air pollution, water pollution and soil pollution in detail in earlier classes. तो ये हमने earlier classes में भी देखा है। Based on that कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें चार्ट कंप्लीट करना है। तो आई जस्ट बी डिक्टेटिंग, यू जस्ट राइट इट डाउन एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले हम डिक्टेटिंग यहाँ का बॉक्स एम टेलिंग यू, केमिकल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशंस, डायनामाइट्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दैट्स इट, बस इतना यहाँ पे बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट। इसके अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हमें मिल रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट हमें मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग लंग कैंसर, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एसिड रेन बढ़ रहे हैं, पोलर ग्लेशियर्स जो है वो टूट रहे हैं, पोलर आइस मेल्टिंग हो रही है एंड ऑल। अब इसमें मेजर्स क्या है, मेजर्स क्या ले सकते हैं हम? इसमें टॉल चिमनी लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को बड़े बड़े चिमनीज लगा सकते हैं। यूजिंग मेथड्स बाई डूइंग लेस पोल्यूशन, मतलब ऐसे मेथड्स यूज़ करें जहाँ पे सबसे कम से कम पोल्यूशन हमें लगे। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन का कंपोनेंट्स, क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स? सीवेज वाटर, डस्ट, पेस्टिसाइड्स, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स दिया गया। इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन के? इफेक्ट हमारे पास में आ रहे हैं, एपिडिडाइमिस हो रहा है लोगों को, वाटर पॉइजनिंग हो रही है, डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम भी हो रहा है। व्हाट आर द मेजर्स टू इट?
स्ट्रिक्ट लॉ नॉट टू रिलीज पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द रिवर, वाटर, लेक, इसमें क्या करना है, ये पॉइजनस सब्सटेंसेज वगैरह नहीं डालने देना है. देन सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन में हमारे पास में कंपोनेंट्स क्या है, एक्सेस फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक मटेरियल्स, एक्सेस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सोर्स क्या है, सोर्स होगा इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, टॉक्सिक मटेरियल्स, ई वेस्ट एक्सेट्रा. आपको इफेक्ट तो दिए गए, इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं हमें, सॉइल इरोजन हो रहा है, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. और कंट्रोल मेजर क्या है, आप रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है, चीज़ों को आप रिसाइकल अगर करें तो इसीलिए रिसाइकल करते वक्त क्या होता है, मतलब जो भी घर का किचन वेस्ट वगैरह होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो आप सॉइल में डाल सकते हैं. वो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में डाला तो बहुत ज़्यादा काम का होता है. ओके. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू 2 रीजन्स. 2 रीजन्स है. पहला रीज़न है कि दैट वुड बी नेचुरल एंड सेकंड रीजन इज दैट वुड बी आर्टिफिशियल. यूवी एंड आई आर रेडिएशन, आर नेचुरल रेडिएशन, whereas X-rays and radiations from atomic energy plants are artificial radiation. Chernobyl, Windscale and 3 Miles Island mischiefs are the major mischiefs of the world till present. Thousands of people have been affected for long term due to these accidents. मतलब ऐसे कि कुछ एक्सीडेंट्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने पड़ रहे हैं. Some of these effects of radiation are as follows. Affected for long term due to these आर एस फॉलोज. तो सबसे पहले कैंसरस अल्सरेशन मतलब छाले पड़ जाना मुंह में, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वो कैंसरस अल्सरेशन, छाले पड़ जाते हैं. अकर्स ड्यू टू द हाई रेडिएशंस ऑफ एक्सरेज. टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड. टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जेनेटिक चेंजेस अकर, जो नागासाकी एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी दैट द जो 2 बॉम्ब्स थे उसके अभी भी चाइना को क्या इफेक्ट्स भुगतने पड़ रहे हैं, राइट, इफेक्ट्स भुगतने पड़ रहे हैं. सो वो जेनेटिक चेंजेस ऑकर हो रहे हैं. अभी भी थोड़े चिल्ड्रन बेबीज़ जो है वो थोड़े अलग बॉर्न हो रहे हैं. विजन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड. विजन भी क्या हो रही है, बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा चश्मा लग गया है. ऐसे अलग अलग रीजंस हो रहे हैं इसके वजह से. नाउ these were some of the long term effects रेडिएशंस के. नाउ वाई इज इट सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट. वाई, क्यों पोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों उसको कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज टू अवॉइड द बैड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. क्योंकि अगर हमने ये कंट्रोल नहीं किया तो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा, और एनवायरनमेंट में अगर बैड इफेक्ट पड़ रहा है तो वह इनडायरेक्टली हमें बैड इफेक्ट पड़ रहा है, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुज़रना पड़ेगा, मुश्किलों से गुज़रना पड़ेगा. और इससे बचने के लिए तो पहले हमें उस चीज़ को ही रोकना पड़ेगा, उस पोल्यूशन को ही रोकना पड़ेगा. मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हम कहते हैं ना. तो इन द वे वी फर्स्ट नीड टू प्रिवेंट दैट. क्योर होने से अच्छा है पहले प्रिवेंट ही कर लीजिए, फिर क्योर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. राइट. नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन. There should be large scale participation of the people in environment conservation. So some of the people, those who want to help the nature, those who want to make the environment good, but unaware रह के वो उसको डैमेज करते हैं. Okay, so it will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. अगर कुछ भी हमें चीज़ करानी हो, कुछ भी चीज़ अगर हमें कुछ करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, हम सबको साथ आके वो चीज़ को करना पड़ेगा. अकेले एक जन अगर कुछ कर रहा है तो वो ज़्यादा अपनी पूरा अपना एफर्ट्स डाल देगा उसमें, लेकिन वो ज़्यादा वर्क नहीं हो पाएगा. It's only possible when everyone comes together and do that work, right? So इसीलिए सबको हाथ बढ़ाकर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट का. फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट इट एक्सेट्रा शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड. सो जब से वो छोटे हैं तब से ही हमको, चाइल्डहुड से ही हमको वो डालना पड़ेगा, उनको आदत डालनी पड़ेगी कि अगर वो कोई गार्डन में जा रहा है कोई बच्चा तो वहाँ का फूल ना प्लक करे. ऐसी छोटी छोटी आदतें अगर हम बचपन से ही डालने लगे ना तो वो बड़े होकर क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे और उसको कंजर्व प्रोटेक्ट करेंगे. सो द एजुकेशन, द नॉलेज, द अफेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी गिवन फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ.
Okay, this will help to make the future generation more aware about the environmental conservation and protection. So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education. तो अगर हम अलग अलग कैंपेन्स लगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, then only and only it is possible to conserve the environment in a better way. Today, all the developed, developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection. अभी जो भी developed है, जैसे यूएस एंड ऑल डेवलपिंग है, इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग कंट्रीज, और जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने सब ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि हमको ये करना पड़ेगा, हमको एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा. दे हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज. तो वो चीज़ करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अलग अलग पॉलिसीज़ निकाले हैं, अलग अलग लॉज निकाले हैं, सो दैट द एनवायरमेंट कैन बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड. नाउ यहाँ पे आपको एक चार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, क्या बोला है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो हमें क्यों एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है. सबसे पहले आपको गिवन है टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर में वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए. अगर नेचर में कोई बैलेंस ही नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने अभी देखा था, जैसे इस वीडियो में, इस शुरुआती में इस चैप्टर के देखा था कि अगर ग्रासहॉपर्स, अगर फ्रॉक्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन देयर आर गोइंग टू बी व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे पूरे नेचर में. और इसी वजह से देयर शुड बी अ बैलेंस इन आवर नेचर. टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, हमें अलग अलग नेचुरल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेगी और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी. व्हाट आर सम आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. नाउ लेट अस फिल हियर. यहाँ पे क्या आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमें कुछ भी करके क्या करना है, हमें नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमें क्यों एनवायरमेंट को कंजर्व करना है ये हमें बताना है, राइट. तो यहाँ पे हमें इसके लिए पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट. अगर हम बायोडाइवर्सिटी को मतलब बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट लाइक वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को हम सेव कर रहे हैं, उसके डाइवर्सिटीज़ को सेव कर रहे हैं, अगर वो ही हम सेव कर रहे हैं ना, तो इसी दैट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अगर हमने ग्रीन एनर्जी इस चैप्टर में देखा था, एक टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, कि बिकॉज वी आर यूजिंग द न्यूक्लियर पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वी आर यूजिंग द कोल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं. और ये नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट. कोल खत्म हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अलग अलग, नॉट ओनली अबाउट जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दूसरे ऑल्सो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज यू कैन गिव यर टू गिव क्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें क्वालिटी देना पड़ेगा. सबसे पहले डेवलपमेंट चाहिए, राइट. इट्स नेसेसरी दैट डेवलपमेंट शुड बी देयर, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए. देयर शुड बी क्वालिटी डेवलपमेंट. लाइक पॉपुलेशन एक कंट्री में होनी चाहिए, अच्छी पॉपुलेशन होनी चाहिए. ऐसे कम पॉपुलेशन होकर एक कंट्री अच्छे से नहीं चलने वाली, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए. लेकिन यूएसए देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो पूरी लिटरेट है और क्वालिटी है, क्वालिटी पॉपुलेशन है. इन द सेम वे जो हमें डेवलपमेंट मिल रहा है वो क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. एंड यहाँ पे क्या आ सकता है, क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, लैंड टू मेंटेन आर बायोडाइवर्सिटी, टू मेंटेन आर एनवायरमेंट इन शॉर्ट. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनवायरमेंट को कंजर्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. जब से हम आए हैं इस धरती पर तब से हमारा और हमारे एनवायरमेंट का, मतलब एनवायरमेंट इज नथिंग बट द सराउंडिंग जहाँ पे आप रहते हो, तो हमारा और एनवायरमेंट का क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप है. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. तो कुछ बहुत बिलियन साल गुजर गए थे और उसके बाद हम इस धरती पर आए थे. ऑन द अर्थ human beings proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. तो देखिए, जैसे ही हम इस धरती पर आए वैसे के वैसे हमने हमारी सुपीरियरिटी प्रूफ कर दी कि वी आर मोर सुपीरियर देन अदर्स. ओके, लाइक कौन से वे में. इंटेलिजेंस सबसे पहले हमने दिखाया कि हमारे पास में दिमाग ज़्यादा है, हमने ये चीज़ें यहाँ पे इन्वेंट की, डिस्कवर किए, फिर हमने भी फाउंड आउट मेनी अदर लॉज एंड मेनी अदर थिंग्स. हमने ये भी दिखाई कि हमारी मेमोरी, हमारी
दिमाग की शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर पे हमने क्या किया, हमारा डोमिनेशन दिखाया कि वी कैन डू लाइक दिस, हमने ये किया है और ये चीज़ कर सकते हैं। ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। तो ह्यूमन्स ने क्या किया, पूरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एग्जॉस्ट कर दिया। लाइक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल। दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स। तो एक सेटिस्फैक्टरी हमारे लिए सेटिस्फैक्शन इज़ नथिंग, ठीक है। हम जो हमें चाहिए होता है हम लेते हैं और हम लेते हैं, ठीक है। तो हम बस लेते जाते हैं और आगे उससे हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते खुद से। तो इसीलिए एक सेटिस्फैक्टरी ज़िंदगी जीने के लिए हम दूसरों से लेते रहते हैं, हम नेचर से लेते जा रहे हैं और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फ्रॉम दिस एंटायर सिनारियो, फ्रॉम इस पूरे सीन से जो हमने अब तक देखी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन्स हैज़ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। तो फ्रॉम दिस पूरा ओवरव्यू से हमें समझ रहा है कि ह्यूमन्स के वजह से क्या हुआ है, ये सारा एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स अभी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। वाई आर ग्लेशियर्स मेल्टिंग? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस, ओके। Now, if humans has disturb the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. Now ये जो लाइन है ये आप ऐसे लर्न कर दीजिए, क्योंकि ये लाइन आपको एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ अ लाइन विच एक्चुअली ऐसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाती है ये लाइन। और इसकी वजह से क्या होगा, आप जो एग्जामिनर है वो जल्दी से मार्क्स भी दे देगा। अगर कुछ EVS ये चैप्टर जो है ये EVS में आता है, तो ये अगर चैप्टर आप अच्छे से करके जाते हो ना, तो यहाँ पे ये एक लाइन अच्छे से करके जाना। मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज नोन दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. तो जनरल पब्लिक है, जो मैंने ये पहले बताया था कि some people unaware, मतलब जो बिल्कुल ही अवेयर नहीं रहते हैं, लाइक उनको डैमेज नहीं करना रहता है एनवायरनमेंट, उनको हर्ट नहीं करना रहता है एनवायरनमेंट को, लेकिन तो भी उनको पता नहीं रहता कि इससे जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसको डैमेज होगा, उनको ये पता नहीं रहता। और इसकी वजह से वो अननोइंगली क्या कर देते हैं, अननोइंगली वो एनवायरनमेंट को हर्ट करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, 2 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई डिडंट वांटेड कि 1 घंटे से ज़्यादा ये वीडियो जाए, क्योंकि फिर आपको देखने के लिए भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी थोड़ा कम ही घुसता है ना, एकदम से इतना बड़ा नहीं घुसने वाला है हमारे दिमाग में। ये चैप्टर एक्चुअली EVS पार्ट में आता है, साइंस में नहीं आता है, ये EVS में आता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक्चुअली सोशल हेल्थ जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, और ये वाला जो चैप्टर ये EVS में आता है। और इस EVS के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज़ कि हम वेस्ट को अच्छे से प्रॉपरली डिस्पोज करें, ठीक है, और प्रॉपरली डिस्पोज करें, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पे इस पूरे आंसर में पूरा का पूरा फेंक दीजिए, कुछ भी फेंक दीजिए। लाइक सबसे पहले बताइए कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में कैसे कैसे होता है, एंड देन यू कैन टेल अबाउट व्हाट इज़ डोमेस्टिक वेस्ट की वहाँ पे सब ऑर्गेनिक वगैरह आता है। और फिर बाद में अगर हमने ऐसी चीज़ें नहीं की, लाइक करेक्टली हमने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, तो उसमें क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, ये चीज़ें आप मेंशन कीजिए वहाँ पे। देन फिर बताइए कि क्या हम कैसे उसको डोमेस्टिक वेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स में से 3-3 मार्क के लिए अगर आते हैं तो आपको पूरी की पूरी फेंकने की ही ज़रूरत है। इसीलिए ये जो लैंग्वेज है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि ये डालते ही आप पूरा जो एग्जामिनर है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा वाइल चेकिंग। तो इसी वजह से क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, जहाँ पे फेंकने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपकी उसी तरह की रहती है, जिससे बहुत इजीली वो समझ में आ जाता है हमें, ठीक है। मतलब मार्क्स मिल जाता है, एग्जामिनर बहुत खुश होकर मार्क्स भी दे देता है। बस यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स है कि आप EVS को कैसे इजीली हैंडल वगैरह कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो चैप्टर है वहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग चाहिए है, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आर देयर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और व्हाट आर द थ्रेटेंड स्पीशीज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, एग्जाम्पल्स क्या है। तो आगे की जो चैप्टर है थोड़े से लर्निंग चाहिए, लेकिन अब यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था इसमें पूरी की पूरी फेकम फाकी आपको करनी होगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक में समझ में आ गया। थैंक फॉर वॉचिंग योर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।